इस फंक्शन की रेंज में केवल कितने एलिमेंट? 3। अब वो जो 3 एलिमेंट है वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो आप अल्टीमेटली सोचिए कि ये देखिए यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इसका ये हुआ कि ये जो 5 एलिमेंट है ये केवल मेरे को 3 लोगों को अलॉट करना है, मतलब 5 ऑब्जेक्ट 3 लोगों में बांटना है। अब वो 3 इनमें से मान लिया कि ये 3 हो सकते हैं, कोई भी 3 हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि सबसे पहले तो मैं कोई भी 3 अगर लेता हूं तो कोई भी 3 लेने के कितने तरीके? 5C3, कितने तरीके कोई भी 3 सिलेक्ट करने के? 5C3। अब 5C3 में मैंने एक अरेंजमेंट लिया कि मैंने रेंज में 1 2 3 सिलेक्ट किए। क्या सिलेक्ट किए? 1 2 3। अब 1 2 3 3 एलिमेंट सिलेक्ट किए। अब ये 5 मेरे को इन तीनों में बांटना है। ये 5 चीजें मेरे को 3 लोगों में बांटनी है। ओके, अब तीनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, याद रखना। तीनों में से कोई भी खाली हाथ नहीं होना चाहिए। जो खाली हाथ था आपने 2 बाहर कर दिए। किससे? 5C3 से। अब आप देखिए कि 5 चीजें 3 लोगों में बांटनी है। ग्रुपिंग, याद करो, ग्रुपिंग मैंने आपको पढ़ाई थी। तो 5 के कितने ग्रुप बनाएंगे अपन? कितने कितने के ग्रुप बनाएंगे? 5 को 3 लोगों में बांटना है तो 2 2 1, एक ग्रुप बनेगा 2 2 1 का, प्लस एक ग्रुप बनेगा 1 1 3 का। कितने का बनेगा? 1 1 और 3। अब आप देखिए ये ग्रुप मैंने बना दिए, मतलब ऑटोमेटिकली वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ओके, अब आप यहां से देखिए कि हम किस तरह से ग्रुपिंग बनाते हैं। तो 5C3, अब 5 को 3 ग्रुप में कैसे बांटेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल की पावर 2। जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। ओके, जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, तो इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 1 फैक्टोरियल। ओके, प्लस फिर से 5 को 3 ग्रुप में बांटना है, फैक्टोरियल 5। 1 1 के कितने ग्रुप? 2, तो फैक्टोरियल 1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और एक ग्रुप 3 का, ये 3 फैक्टोरियल। अब आप देखिए कि 5 को मैंने 3 ग्रुप में बांट दिया। अब 3 ग्रुप में बांट दिया मतलब वो अपना काम हो गया, मतलब 2 2 1। अब 2 2 1 1 2 का इमेज, मतलब देखो अगर मैं 2 2 1 से बांटता हूं तो आपको मैं समझाता भी हूं कि ये 2 2 1 से ऐसे बांटा, मतलब इसको 2 मिले, इसको 2 मिले और इसको 1, ऐसे। अब ये 2 2 1 को चेंज भी तो कर सकते हैं ना कि ये 1 2 किसको मिल जाए, इसको, है ना। तो इसलिए अपन यहां पे इंटू क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल। आप सोचे कि कितने लोगों में बांटना है? ये 3 ग्रुप है, कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में। तो इसलिए मैं यहां भी क्या करूंगा? 3 फैक्टोरियल, और यहां भी क्या करूंगा? 3 फैक्टोरियल। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 5C3, 5C3 कितना आ गया? 5 इंटू 4 अपॉन 2। ये कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2, और 3 फैक्टोरियल कितना आ गया? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन, देखो कितना आएगा? 8। 4 2 8, ये चला गया, प्लस 5, 3 से 3 गया, 5 4 3, 2 से 2 चला गया। ओके, तो फाइनल ये कितना आ गया? 10। ये कितना आ गया? 10, और ये आ गया 3 2 जा 6, 3 जा 18, है ना। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 5 जा 90, और
ये आ गया 523 या 60, तो 90 और 60 कितना हो गया 150, ये आ गया 150। ओके, क्योंकि ये 90 और ये 60 और 90 60 150 और 150 इंटू 10, तो ये आ गया 1500 सॉरी। अब इसको, ये किसकी वैल्यू हो गई n की, क्योंकि उसने ऐसा बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वेज n है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है n बाय 300। तो आप देखिए कि 1500 बाय 300 ये कैंसिल 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। अब इंटीजर टाइप में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने आपको पीएनसी और फंक्शन के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स पहले भी बताए हैं और इसमें आते भी हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहां पे ऐसे प्रॉब्लम्स में ग्रुपिंग का यूज होता है। ओके, तो यहां पे अपने से इसने क्या पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप देखो कि ये फंक्शन है, ये 1 1 है, तो 1 1 की क्या कंडीशन होती है कि वो इंक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब एफ डैश एक्स जैसे ही आपने फाइंड किया तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, इसको डिफरेंशिएट किया और ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक्स वाली टर्म एक्स साइड की और सी साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स एक्स साइड किया। अब यहां पे सी साइन एक्स और बी कॉस एक्स की रेंज क्या होगी, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप सोचिए कि अगर इसको इससे ग्रेटर रखना है, तो ग्रेटर रखना है तो आप क्या कर सकते हो कि इस एक्सप्रेशन को सी साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा कर दीजिए। अगर इसको मैंने मैक्सिमम से बड़ा कर दिया तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा इस एक्सप्रेशन से ग्रेटर होगा। ओके, मैंने ऐसा कर दिया और मैंने को जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो मैं यहां पे इक्वल लगा के और मैक्सिमम निकाल सकता हूं। ओके, अब चलिए मैंने इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर कर दिया, तो ये हमेशा इससे बड़ा हो जाएगा। ओके, इक्वल इसलिए लगाए कि मेरे को इसकी मैक्सिमम भी निकालनी पड़ेगी, तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। बट इसको देख के हम ये लॉजिक इजीली लगा सकते हैं, आप इसको सोच सकते हो। अब आप देखिए कि यहां पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट इससे क्या होना चाहिए, लेस। अब लेस होना चाहिए तो यहां से मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंडर रूट की मैक्सिमम निकाल सकता हूं। किस तरह से कि क्वाड्रेटिक को हम अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो हम इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, और वो मिनिमम इसके लिए क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर हम इसका निकालते हैं। यहां पे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, इसका परफेक्ट स्क्वायर मैं अलग से निकाल देता हूं। तो इससे 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, इन दोनों में 4 को मैंने ऐसे ही पड़ा रहने दिया और यहां पे +1 और -1 कर दिया और ये +4, ठीक है। इससे क्या थोड़ा सा इजीली हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि ये क्या हो गया, 3x + 1 का होल स्क्वायर -3 + 4। तो फाइनली देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 1 का स्क्वायर और 4 - 3 हो जाएगा 1 + 1। अब देखिए आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट लेस देन इक्वल्स टू 3 × x + 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहां से देखिए कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इससे लेस, तो इसकी अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लूं तो उससे मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी मिनिमम कब आएगी, जब x + 1 क्या आएगा, 0, क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम क्या होती है, 0। तो अगर x + 1 0 हो गया तो यहां से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये अगर मेरे को ये निकालना है कि यार ये इससे लेस होना चाहिए, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कब होगी, यहां पे मैं इसकी क्या रखता हूं, मिनिमम। ओके, क्योंकि ये इससे लेस आ गया समझ में, तो इसकी मिनिमम 0, तो ये आ गया 1, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किससे लेस, 1 से। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं मैं,
तो फाइनली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इस तरह से आप कर सकते हो। आप सोचो कि इसके 4 रियल रूट, तो रियल रूट का मतलब ये 0 आएगा ना। इसके अगर 4 रियल रूट होंगे तो चारों रूट पे ये 0 आएगा। अब मेरी बात को समझना, इसने क्या किया है कि क्वेश्चन को देखो पूरी तरह से घुमा दिया है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे देता कि यार एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, इनके यार 4 सॉल्यूशन आए तो आप एक ही रेंज निकालो, तो आप इसको इजीली सोच सकते थे कि यार ये और ये इक्वल हो, तो सीधे सीधे हम इसको इक्वल रख के और जो ए है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मतलब उसकी रेंज हम निकाल लेते हैं अल्टीमेटली। अब यहां पे इसने इसको खुद को एक फंक्शन दे दिया और बोल दिया कि 4 रियल रूट है, तो अल्टीमेटली चारों पे क्या होगा। आप सोचो ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मॉड और x माइनस ए का मॉड क्या होगा 0। अगर 4 रियल रूट है तो हर x पे ये 0 आएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मॉड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x माइनस ए का मॉड। समझ गए। और बचपन में मैंने आपको सिखाया है कि 2 मॉड इक्वल है, तो आप क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक साइड का मॉड हटाया, प्लस माइनस लगाया x माइनस ए। या आप इसको एक और तरीके से सोच सकते हो कि 2 फंक्शन है, कौन कौन से। एक है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मॉड, और एक फंक्शन है y इक्वल्स टू, आप सोचिए, y इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का मॉड। अब इन दोनों फंक्शन के 4 सॉल्यूशन, अल्टीमेटली यही हो गया कि दोनों फंक्शन के 4 सॉल्यूशन मतलब 4 इंटरसेक्शन इनके ग्राफ के। अब 4 इंटरसेक्शन, तो आप अगर ग्राफ बनाओगे, सबसे पहले हम ग्राफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का बना सकते हैं। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो y प्लस 9। ओके, किस तरह से बनेगा, देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस 9। इस तरह से आप सोचिए, तो इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 माइनस 9। अब आप समझो कि ये 0 माइनस 9, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का, ठीक है। ये देखिए ये ऐसा बनेगा। अब आप देखिए कि यहां मॉड लगाया है इसने, इस पे क्या लगाया है मॉड। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, पैराबोला बनाने के लिए समझाया। अब मॉड लगाया तो नीचे वाला पोर्शन कहां जाएगा, ऊपर, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये खत्म हो गया। तो अब आप देखिए कि इसका ग्राफ, अब यहां पे x इक्वल टू 3 और माइनस 3 पे y क्या आएगा 0, तो ये आपका जो पॉइंट है ये आ गया 3,0 और ये माइनस 3,0। अब आप देखिए कि इसके 4 सॉल्यूशन है, तो 4 सॉल्यूशन कब होंगे, उसके लिए हमको एक ही रेंज निकालनी है। तो कब होंगे, जब ये y इक्वल टू एक्स माइनस मॉड है। आप समझना कि अब मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का मॉड। ये एक तरह से लाइन है। लाइन कैसी बनेगी आप समझना, अगर मैं यहां से ये लाइन बनाता हूं, तो ये लाइन अगर इसको इस पॉइंट पे टच करती है, और अगर टच करेगी तो देखो एक सॉल्यूशन ये, एक ये, और आगे जाके कहीं पे ऊपर वाले पार्ट को काटेगी, इधर वाले को, तो 3 सॉल्यूशन आएंगे, और हमको तो 4 चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब यहां से मैं एक ही लोअर रेंज निकाल सकता हूं। अब लोअर रेंज निकालूंगा तो उससे मेरे को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए कि इधर से यहां पे अगर ये लाइन इसको टच करे, तो टच कब करेगी, आप सोचिए कि जब यहां पे मैंने देखो प्लस साइन लिया, पहले समझना, प्लस साइन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, दोनों को एक साइड लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 प्लस ए बराबर 0। अब ये लाइन समझो इस कर्व को टच करेगी, तो इसका मतलब मैं ये कर्व और ये लाइन को सॉल्व कर रहा हूं, तो ये क्वाड्रेटिक बनी, इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे,
अब अगर मैं ये कंडीशन इधर भी लेता हूं, आप समझो कि ये कंडीशन मैं इधर भी लेता हूं, इधर भी मतलब कैसे कि जैसा मैंने यहां प्लस साइन लिया है ऐसे ही अगर मैं माइनस साइन लेता हूं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -x प्लस ए। मैंने माइनस साइन लिया तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -9 माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब अगर ये इस साइड से भी टच करेगी तो यहां से भी मेरे को लोअर रेंज मिलेगी एक तरह से देखा जाए, क्योंकि टच करेगी तो 3 सॉल्यूशन आएंगे, तो वहां से मेरे को लोअर वाली रेंज मिल जाएगी। तो अब टच करेगी तो इसका मतलब d क्या होगा, d इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसका मैं d क्या करता हूं 0। अब d 0 कैसे, b स्क्वायर -4 a 1 है c -9 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 36 माइनस 4a बराबर 0 आ गया। तो यहां से 4a कितना हो जाएगा 30, मतलब a हो जाएगा यहां से a हो जाएगा 37/4। कितना हो जाएगा 37/4। अब देखिए यहां पे मैं d इक्वल टू 0 करता हूं तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, यहां हो जाएगा b स्क्वायर 1 -4 a 1 है c -9 -4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 36 और क्या आ जाएगा, ये a होगा प्लस 4 है। तो इसका मतलब यहां से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -37/4। तो अब आप सोचो कि रेंज क्या होना चाहिए, a की रेंज क्या होना चाहिए, यहां पे -37/4 यहां आया इस तरह से है ना, और फिर इधर क्या आया 37/4। ठीक है, तो ये -37/4 से -3 यहां तक जाएंगे आ गया। और क्योंकि फिर इसके आगे भी आप चले गए कि जैसे आपने इस -3 के आगे गए तो लाइन ऐसी हो जाएगी, फिर 3 सॉल्यूशन आएंगे, तो इसलिए आप इस रीजन में भी नहीं जा सकते। फिर इधर से अगर आप इधर आए तो आप समझो कि 3 के इधर आए तो वापस से कितने 3 सॉल्यूशन नहीं होंगे, समझ गए, क्योंकि फिर कटिंग कहां पे होगी देखो 1 और 2। तो इसलिए आपको या तो 3 से इधर और -3 से इधर रहना पड़ेगा। सॉरी, तो इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं। हाँ बोलो ना। तो अभी इसमें हम इंटीजर काउंट करते हैं क्योंकि फाइनली ये हमने एक ही रेंज निकाली और अब इसमें इंटीजर काउंट करना है। तो 37/4 तो ये आएगा मतलब -9 के आसपास आएगा, -9 पॉइंट समथिंग। तो यहां से इंटीजर क्या आएंगे -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 लेना नहीं है। अब इधर क्या आएगा 3 के बाद 4 5 6 7 8 और ये आएगा क्योंकि 37/4 आएगा 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 तक जाएंगे। तो 3 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने इंटीजर्स आएंगे 12, क्योंकि हमको यहां फाइनली इंटीजर्स काउंट करने थे। ओके आ गया।